स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। मुंबई के मरीन ड्राइव पर हमारी मौजूदगी, यहीं से अगले 2 घंटे तक देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तो शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी खबर के साथ, जो कि प्रयागराज से सामने आई। आज पौष पूर्णिमा है और आज से माघ मेले की शुरुआत हो गई है, जो कि 15 फरवरी तक चलने वाला है। अब बता दें, इसके लिए जो तैयारियां हैं वो पूर्ण तरीके से कर ली गई हैं, ताकि किसी को भी कोई भी असुविधा ना हो और इसको महाकुंभ मेले की तर्ज पर लगाया जा रहा है। फिलहाल प्रयागराज में संगम तट पर बड़ी मात्रा में जो श्रद्धालु हैं भारी संख्या में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जिनके लिए खासा इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, सुरक्षा बंदोबस्त में 5000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, कि 15 फरवरी तक अपनी ड्यूटी पर तैनात रहने वाले हैं। आपको बता दें कि आज पौष पूर्णिमा पर पहला मुख्य स्नान होने वाला है और प्रयागराज में संगम तट पर आस्था का महासमागम देखने को मिल रहा है। पहले मुख्य स्नान के लिए भारी तादाद में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे। वहीं श्रद्धालुओं में आस्था की डुबकी लगाने को लेकर खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और इसी का ध्यान रखते हुए अलग अलग जगह पर स्पेशल जो तट है उनका निर्माण किया गया है, जो बैरिकेडिंग्स है उनको लगाया गया है, ताकि किसी को भी कोई असुविधा ना हो। तो हर तरफ हर हर गंगे का जय घोष सुनाई दे रहा है। माघ मेला का आयोजन 15 फरवरी तक होगा और इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक प्रयागराज पहुंचेंगे, ऐसा कहा गया है अनुमान में। माघ मेले की शुरुआत हो रही है और इसी के लिए योगी आदित्यनाथ की तरफ से ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। लगातार इसी को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजरें बनाए हुए थे व्यवस्थाओं को लेकर, और आज से जब माघ मेले की शुरुआत हो गई है तो पैनी नजर लगातार मॉनिटरिंग रूम के जरिए मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं। किसी भी असुविधा किसी व्यक्ति को ना हो कोई भी, इसी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग जारी है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं को कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए, कोई भी श्रद्धालुओं के साथ में मनमानी नहीं होनी चाहिए, एक सुरक्षित वातावरण श्रद्धालुओं को मिलना चाहिए। माघ मेले में इस पर पुरजोर रहने वाला है और इसी के लिए सख्त निर्देश योगी आदित्यनाथ की तरफ से दे दिए गए हैं। बीती शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी पर्व त्योहारों और माघ मेले के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबंधित जो जिले हैं वरिष्ठ अधिकारियों को उन्हीं संबंधित जिलों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे। तो योगी सरकार ने महाकुंभ की तर्ज पर माघ मेले के लिए इंतजाम किए हैं। प्रयागराज, वाराणसी, अयोध्या, चित्रकूट, गढ़मुक्तेश्वर, मथुरा, वृंदावन, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर सहित माघ मेले से जुड़े सभी प्रमुख जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। वहीं इसके लिए पूरे मेला क्षेत्र को जोन्स में बांटा गया है। 9 पांटून पुल तैयार किए गए हैं और साथ साथ में 15 अस्थायी पुलिस थाने भी बनाए गए हैं और 17 फायर स्टेशंस भी तैयार किए गए हैं। यानी कि कोई भी समस्या अगर आती है तो उससे निपटने के लिए सभी जो इंतजामात हैं वो पहले ही कर लिए गए हैं। से बताते हैं जहां पर जानकारी मिली है कि जेल वार्डन ने आत्महत्या कर ली है। आपको खबर बता दें कि डीएसपी समेत 2 अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं और के बाद में जेल वार्डन की तरफ से आत्महत्या की गई है। ड्यूटी टाइमिंग को लेकर प्रताड़ित करने के आरोप भी यहां पर लगे थे। तो हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठेर के बाद में पुलिस महकमे में आत्महत्या का ये तीसरा मामला सामने आया है और सिरसा जेल के वार्डन सुखदेव सिंह ने जहर खाकर इस बार सुसाइड किया है। और इस कदम को उठाने के लिए उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों डीएसपी वरुण गोदारा और लाइन ऑफिसर फूल कुमार, इन दोनों को जिम्मेदार भी बताया। और इससे पहले आपको याद होगा कि आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठेर ने भी इस तरीके से आत्महत्या कर ली थी और उसके बाद में जो सुसाइड लेटर्स बरामद किए गए थे उसमें कई सारे गंभीर आरोप पुलिस महकमे के ऊपर ही, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर ही, बड़े सीनियर ऑफिसर्स के ऊपर ही लगाए गए थे। जेल वार्डन सुखदेव सिंह ने जब आत्महत्या की है उससे पहले 2 सुसाइड लेटर्स को लिखा है और उसको वो छोड़ कर गए हैं, जिसके अंदर उन्होंने 2 सीनियर लेवल के अधिकारियों को दोषी बताया। यानी कि इन्हीं अधिकारियों की वजह से या इनके दबाव में आके या फिर इनसे परेशान होकर ये सुसाइड को अंजाम दिया गया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी आशंका जताई जा रही है और इसीलिए फिलहाल पुलिस उन दोनों सुसाइड नोट्स को लेकर लगातार तहकीकात करती हुई नजर आ रही है। और इस बीच जिस वार्डन ने आत्महत्या करी है उनके बेटे का बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि कैसे उन 2 अधिकारियों की वजह से उनकी प्रताड़ना झेल के ये आत्महत्या की गई है। तो उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि सुखदेव सिंह को परेशान किया जा रहा था, लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात को लेकर उनकी तरफ से आवाज भी उठाई गई थी। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। शिकायत करी थी सर, पर साहब को बोला था घर जाके, दादाजी मेरे गए थे उनके घर पे, उनकी माँ को बोला था, पर वो इस बात से भड़क गए भी मेरी माँ के पास क्यों आए। और उसके बाद बड़े अपने जसवंत सिंह एसपी ने भी बोला भी ड्यूटी पे ले लो, पर उसके बाद उन्होंने ड्यूटी पे नहीं लिया, अरुण गोदारा और फूल कुमार ने। उसके बाद सारा दिन उन्होंने
खड़ा रखा, टॉर्चर किया। उसके बाद उन्होंने 5 बजे सुसाइड कर लिया। आतंकवाद को लेकर एस जयशंकर की तरफ से बयान दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत को बुरे पड़ोसियों से अपनी सुरक्षा करने का पूर्ण रूप अधिकार। साथ साथ में एस जयशंकर के द्वारा यह भी एक बार फिर से स्पष्ट किया गया है कि आतंकवाद के खिलाफ में भारत की नो टॉलरेंस नीति हमेशा से रही है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ में भारत का रुख एक बार फिर से स्पष्ट करते हुए एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले पड़ोसियों से अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार रखता है भारत। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि अच्छे पड़ोसी संबंध और आतंकवाद दोनों एक साथ में नहीं चल सकते। Can also have bad neighbors. Unfortunately, we do. Now, when you have bad neighbors, and if you look to the one to the west, if a country decides that they will deliberately, persistently, unrepentantly continue with terrorism, we have a right to defend our people against terrorism. We will exercise that right. How we exercise that right is up to us. Nobody can tell us what we should do or not. We will do whatever we have to do to defend ourselves. It's a common sense proposition. Now, again, as I said, a lot of it is goodwill. Many years ago, we agreed to a water arrangement, water sharing arrangement, because the belief, the underpinning of that was, it was a gesture of goodwill, because for good neighborliness we were doing it. But if you had decades of terrorism, there is no good neighborliness. If there is no good neighborliness, you don't get the benefits of that good neighborliness. You can't say, I will, please share water with me, but I will continue terrorism with you. बात है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जो कि कई सारे वॉर फ्रंट्स के ऊपर लगातार जंग लड़ता हुआ अपने ही मुल्क के अंदर नजर आ रहा है। अब बलूचिस्तान उनमें से एक प्रमुख वॉर फ्रंट है और बलूचिस्तान के द्वारा भारत को ओपन लेटर लिखकर पाकिस्तान को उखाड़ फेंकने की बात कही गई है। तो बलूचिस्तान के नेताओं की तरफ से एस जयशंकर को ये लेटर लिखा गया है, जिसके अंदर ये बात कही गई है कि पाकिस्तान को पूर्ण रूप से उखाड़ कर फेंक दो। और बलूचिस्तान के जितने भी लोग हैं वो भारत के साथ में इस ओपन लेटर में इसका भी जिक्र किया गया है। तो भारत के विदेश अब एक ऐसी खबर की बात करते हैं जो थोड़ी फिल्मी साउंड करती है, या फिर ये मानिए कि हॉरर फिल्म जैसी नजर आती है, क्योंकि लोगों का ये कहना है और ये कहा जाता है कि घर के अंदर भूतों का डेरा होता है और वो सब कुछ ठीक होता है ईश्वरीय शक्तियों से। ऐसी खबर एक उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है। दरअसल मेरठ में कुछ लोगों ने एक मकान को भूत बंगला करार कर दिया, उसके बाद में कैसे वो मकान मंदिर में तब्दील हो जाता है। ऐसी कौन सी खबर सामने आई है, डिटेल्स क्या है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। कृष्ण के भजन गाए जा रहे हैं। महिलाएं और पुरुष सब कान्हा की भक्ति में लीन हैं, जो अपने आराध्य के लिए फूल माला बना रहे हैं। नंद लाला के हर मंदिर में जैसा भक्ति का माहौल होता है, वैसा यहाँ भी सब वासुदेव की भक्ति में लीन हैं। तो इस मंदिर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं? तो इसकी पूरी कहानी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये मंदिर देखिए जिसका हर कोना कोना केशवमय है। चप्पे चप्पे पर भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं हैं। देवकी नंदन के बाल लीला की तस्वीरें दीवारों पर लगी हुई हैं। राधा के साथ बांसुरी बजाते मोहन की मनमोहक मूर्ति है। ये सभी काफी आकर्षक हैं, जो गोविंद के भक्तों का मन मोह रही हैं। मंदिर में एक फ्लोर पर बड़ी लाइब्रेरी है, जिसमें श्री कृष्ण से जुड़ी सभी धार्मिक किताबें हैं। पूजा पाठ के सभी सामान यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा गोपाल और राधा की खिलौने वाली मूर्तियां हैं। जो भी इन्हें देखता है बस देखता रह जाता है। चलिए अब आपको इस मंदिर की खासियत बता देते हैं। दरअसल जिस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का ये मंदिर बना है, वो अपने आप में खास है। मंदिर से पहले यहाँ पर एक बड़ा सा घर हुआ करता था, जहाँ पर साल 2016 में ट्रिपल मर्डर की वारदात हुई थी, जिसके बाद से अजब अजब किस्से मशहूर हो गए। तरह तरह की बातें इस घर के लिए कही जाने लगी। पड़ोसियों ने घर को भूतिया करार दे दिया था। आसपास के लोग भी घर बेचकर जाने लगे।
पूरी दुनिया भगवान की है। नकारात्मक गलत चीजें, खराब चीजें तो कलयुग में हो ही रही है, और ये हम साधु संतों का ही दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कुछ खराबी है, जहाँ कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जहाँ कुछ नेगेटिविटी है, वहां पे प्रभु के नाम से पॉजिटिविटी लेके आई जाए। कई सालों तक इस घर को लेकर बातें होती रही। आखिर वो दिन भी आया जब इस पूरे इलाके की आबो हवा बदल गई, जब कारोबारी ने ये मकान खरीदा और इसकी जगह पर भव्य इस्कॉन मंदिर बनवा दिया। पहले जो डर और दहशत का माहौल था, अब सुबह से शाम तक राधे राधे और जय श्री कृष्ण का जाप किया जाता है। भक्तों का तांता लगा रहता है। ये खबर आई है यूपी के मेरठ से। जब से अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, तब से ही मर्यादा पुरुषोत्तम की आस्था करने वाले लोग, उनकी पूजा अर्चना करने वाले लोग, उनकी भक्ति में अलग अलग तरीके से लगे हुए हैं। और ऐसे में सनातन जागरण मंच की तरफ से तो स्वर्ण धनुष बाण का निर्माण किया गया है और अलग अलग शहरों से इसकी यात्रा निकाली जा रही है, जो कि अब अयोध्या में आने वाली है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राम की नगरी अयोध्या जाने से पहले इस तरह से भगवान श्री राम के स्वर्ण धनुष की पूजा की गई, जिसमें काफी तादाद में लोग शामिल हुए। यहाँ पर श्री राम के भक्तों ने अपने आराध्य की पूजा अर्चना की। जब श्रद्धालु इस पवित्र धनुष बाण को अपने कंधों पर रखकर यहाँ लेकर आए, तो हर कोई इसे देख रोमांचित हो गया। हर किसी के मुख से जय श्री राम के नारे लगने लगे। इस धनुष बाण को बनाने में 8 महीने की कड़ी मेहनत लगी है, जिसको बनाने के लिए तमिलनाडु के कांचीपुरम से 40 कारीगरों ने शिरकत की। इस स्वर्ण धनुष को पंच धातु, सोना, चांदी, जिंक, लोहा और एल्यूमिनियम से तैयार किया गया है। ये धनुष 8 फीट लंबा और 3 फीट ऊंचा है, जिसका कुल वजन 286 किलोग्राम है। इसमें 986 ग्राम सोना और 2.5 किलोग्राम चांदी का उपयोग किया गया है। इसके बाद से इस पवित्र धनुष बाण को राउरकेला से अयोध्या के लिए रवाना किया गया। 19 जनवरी को यात्रा श्री जगन्नाथ धाम पुरी पहुंचेगी, जबकि 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचने का कार्यक्रम तय किया गया है। ये यात्रा राउरकेला सनातन जागरण मंच की तरफ से आयोजित की जा रही है। इससे पहले भी सनातन जागरण मंच बड़े दीप और बड़े लड्डू के निर्माण को लेकर चर्चा में रहा है। आपको उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां पर आदमखोर का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल ये घटना हम आपको नैनीताल के पास में स्थित जिम कॉर्बेट पार्क की बता रहे हैं, जहां पर एक बाघ के हमले की वजह से एक महिला की जान पर कैसे बनाई और उसके बाद में इस आदमखोर का जो आतंक है, टेरर है, वो वापस इलाके में कैसे लौट आया। आप देखिए रिपोर्ट। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंतर्गत ढेला रेंज इलाके में बाघ के हमले ने दहशत का माहौल बना दिया है। यहां रामनगर के सावलदे गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब सुखिया नाम की 60 वर्षीय महिला पर बाघ ने तब हमला कर दिया, जब वो हर दिन की तरह लकड़ियां लाने जंगल में गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक बाघ ने घात लगाकर हमला बोला और लोग जब तक हल्ला मचाते, वो उस महिला को खींचकर घने जंगल में ले गया। सूचना मिलने पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर समेत वन विभाग की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई। तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हथियारों, लाठी डंडों और तलवारों के साथ मौके पर पहुंचे ग्रामीणों को तत्काल रोका गया। ये सिंपल सी ध्यान में रखो और कोई रिस्क नहीं लेना अपना, ठीक है। अगर वैसे देखिए, आप अपनी सुरक्षा के साथ जाइए। अभी 3 घंटा बचता है इनके पास, तो 3 घंटे में ऑपरेट करिए। सूर्यास्त के बाद बिल्कुल आप ऑपरेट मत करिए। और जहाँ पर आपको लगे कि वहाँ पर हुआ है, वहाँ पर ट्रैप सेट करके आ जाए। मेरी चीफ वार्डन साहब से बात होगी। काफी मशक्कत के बाद वन कर्मियों ने महिला का शव जंगल के अंदर से बरामद किया। कॉर्बेट प्रशासन द्वारा एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त वन कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, ताकि बाघ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सके। परिवार वाले हैं तो हम जाएंगे।
बाघ को ट्रैंकुलाइज करने के लिए मौके पर पिंजरे लगाए जा रहे हैं। कैमरा ट्रैप और ड्रोन के माध्यम से बाघ की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। वहीं ग्रामीणों से अपील की गई है कि वो जंगल की ओर अकेले ना जाएं और पूरी सतर्कता बरतें, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वन्य जीव अधिक आक्रामक हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। और अपार भक्ति से कभी कभी ऐसे काम बन जाते हैं जिसकी कल्पना भी परे होती है। और ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर एक बच्ची की जान बचाने के लिए माता पिता दर जाते हैं, लेकिन कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन जब वो माँ वैष्णो देवी के दरबार जाते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं तो कैसे माँ उनकी झोली भरती है, ये एक बड़ा उदाहरण है। दरअसल हम बात कर रहे हैं एक पिता की जिसकी बेटी बहुत बीमार थी। उस पिता ने माँ वैष्णो देवी में जाकर ये मन्नत मांगी कि अगर उनकी बेटी ठीक हो जाती है तो वो लुढ़कते हुए माँ वैष्णो देवी की जो यात्रा है पूरी वो करने वाले हैं। हुआ भी कुछ ऐसा ही, उनकी बेटी की तबीयत ठीक हो जाती है। कैसे ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए व्यक्ति माँ वैष्णो देवी के दर पर पहुंचा है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। फिल्म अवतार में राजेश खन्ना और शबाना आजमी का तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, ये गाना तो आपने भी सुना होगा, जिसमें वो बेटे की जान के लिए मां वैष्णो देवी की पैदल यात्रा करते हैं और मंदिर में दर्शनों के साथ ही उनके बेटे की सांसें लौट आती हैं। मां वैष्णो देवी पर कुछ ऐसे ही भरोसे का एक ऐसा ही मामला महाराष्ट्र के अमरावती से सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी के लिए मां वैष्णो देवी से मन्नत मांगी और उनकी बेटी की जान बच गई। और अब वो पिता महाराष्ट्र के अमरावती से मां वैष्णो देवी की कठिन यात्रा के लिए निकला है। दरअसल मां वैष्णो देवी की कठिन यात्रा कर रहे इस शख्स का नाम देवीदास है, जिनकी बेटी को करंट लगा तो सबने उसके बचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन एक पिता ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मां वैष्णो देवी से मन्नत मांगी कि अगर उनकी बेटी की जान बच जाए तो वो लुढ़कते हुए मां के भवन तक पहुंचेंगे। और फिर ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी उम्मीद किसी को ना थी और उनकी बेटी की ना सिर्फ जान बची बल्कि प्लास्टिक सर्जरी के बाद लड़की बिल्कुल सामान्य भी हो गई। अभी हमको 5 महीने और लगेंगे। तो आपने मन्नत मांगी थी? हाँ, लड़की की माता मैया के पास। हाँ, लड़की की खोपड़ी चली गई थी। हाँ हाँ, प्लास्टिक सर्जरी में डॉक्टर बोले बचता नहीं तो मन्नत करें। अच्छा। मां वैष्णो का ये अनन्य भक्त अब तक करीब 850 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर चुका है और करीब 1200 किलोमीटर की यात्रा अभी भी बाकी है। जानकारी के मुताबिक ये श्रद्धालु रोजाना 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा करता है और अब तक करीब 2.5 महीने की यात्रा पूरी कर चुका है। और अब इस भक्त की 1200 किलोमीटर की यात्रा करीब 5 महीने में पूरी होगी। खबर अब आपको आगे बढ़ते हुए यूपी के मुजफ्फरनगर से बताते हैं, जहां पर बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर समाजवादी पार्टी के द्वारा कैंडल मार्च निकाला जा रहा था, लेकिन उसी दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला और इस बवाल के दौरान गाली गलौज तक देखने को मिलती है, मारधाड़ देखने को मिलती है। आप देखिए रिपोर्ट। बीच सड़क पर भयंकर बवाल छिड़ा हुआ है, गाली गलौज और जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही है और ये पूरा हंगामा भाजपा के फायर ब्रांड नेता और पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम के बयान पर टिप्पणी को लेकर मचा हुआ है। और मेरी भतीजी के बारे में बोल रहा है, इन्हें मेरी भतीजी के बारे में राजनीति में बोल, तू राजनीति में बोल, तू खूब क्या। भयंकर बवाल की ये तस्वीरें यूपी के मुजफ्फरनगर से सामने आई हैं, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कैंडल मार्च के दौरान करणी सेना के प्रदेश सचिव गौरव चौहान और सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी के बीच जबरदस्त धक्का मुक्की हो गई। इस दौरान जमकर हंगामा और गाली गलौज भी हुआ। जानकारी के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और कनाडा में हिंदू छात्रों की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च निकाला था, जिसके बाद कैंडल मार्च के दौरान जिया चौधरी ने संगीत सोम के बयान को लेकर विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर गौरव चौहान ने विरोध जताया और बात इतनी बढ़ गई कि नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। वहां पर जब हम मौन रख रहे थे और ये सब श्रद्धांजलि दे रहे थे, तब कुछ 3-4 लोग समूह बनाकर, जिन्हें मैं नहीं जानता था, उन्होंने आकर हमला किया। और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं
कि समाजवादी पार्टी को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के लिए या अन्य देशों में भारतीय नागरिकों की जान जा रही है हमले में, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर सके या उनके लिए कैंडल मार्च निकाल सके। और जिस तरीके का घटनाक्रम ये घटा है बहुत दुखदाई है। बवाल बढ़ा तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची और गौरव चौहान को हिरासत में ले लिया। वहीं गौरव चौहान को हिरासत में लिए जाने के बाद हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर पहुंचकर जमकर हंगामा काटा और सपा जिला अध्यक्ष जिया चौधरी की गिरफ्तारी की मांग की। फिलहाल इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और चलिए अब आपको उत्तर प्रदेश की सभी बड़ी और अहम खबरें केवल 2 मिनट में। देखो, अधिवक्ता थे, लंबे समय से अपने चैम्बर के इंतजार में बैठे थे। उन्होंने रातों रात लोहे की रॉड से चैम्बर तैयार कर लिया। उसके बाद में हंगामा हुआ और उसके बाद में उस लोहे के चैम्बर के अंदर खुद को बंद कर लिया और वहां फांसी के फंदे लटका लिए। और जब चैम्बर खाली करने की यानी जब कार्रवाई करने की बात सामने आई तो उसके बाद उस फांसी के फंदे पर लटकने की बात उनकी तरफ से कही गई। क्या कुछ हुआ इस बवाल में, आप देखिए। ये रस्सी हमने कोई प्री प्लानिंग नहीं की। ये हमें सुबह से लेकर अब तक इतना टॉर्चर कर दिया गया है यहाँ पर प्रशासन द्वारा कि हमने जो है ये बांधने पे मजबूर हो गए हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है आत्महत्या करने के लिए। सिर्फ ये इसलिए वरना ये कोई प्लानिंग नहीं है। हम चाहते नहीं मरना, हम जंग लड़ रहे हैं अपने लिए भी और आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले युवाओं के लिए। तो सुना आपने, ये है मेरठ जिला कोर्ट की युवा एडवोकेट सानिया खान, जिन्होंने खुद को अपने 4 और साथियों के साथ इस लोहे के जालीनुमा चैम्बर में बंद कर लिया है और लटका दिए हैं पीछे 3 फांसी के फंदे। दरअसल मेरठ की जिला कोर्ट में उस वक्त हंगामा हो गया जब यहाँ सालों से चैम्बर के लिए भटक रहे कुछ वकील रातों रात खुद ही लोहे के जाल का चैम्बर तैयार करवा कर बैठ गए। सुबह जब चैम्बर हटाने के लिए कार्रवाई हुई तो इन वकीलों ने खुद को चैम्बर में बंद कर लिया और फांसी के फंदे लटका दिए। साथ ही धमकी दी कि अगर उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो वो फांसी लगाकर जान दे देंगे। दरअसल इस चैम्बर के बाहर जिन 10 वकीलों के नाम आप देख रहे हैं, ये सभी युवा एडवोकेट हैं और लंबे समय से अपने लिए बैठने की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं ताकि अपनी प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर इन्होंने यहाँ पर सालों से पड़े कचरे के ढेर को साफ किया और फिर लोहे का चैम्बर बनाकर खुद को यहाँ कैद कर लिया। हमने ये कचरा साफ करा, कचरा साफ करने के बाद अपना एक जाल लगाया जिससे कि हमारी फाइलें यहाँ बंदर वगैरह ना फाड़े, अस्थायी जाल है। और हमने यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए अपने टेबल कुर्सी डालने का प्रयास किया, ठीक है, जिससे कि हम अपना वकालत का पेशा शुरू कर सके, क्योंकि युवाओं के लिए यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। युवा वकील और सीनियर एडवोकेट्स के बीच ये हंगामा घंटों तक चलता रहा, लेकिन दोनों पक्षों में से कोई भी किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इस बीच पुलिस भी आई लेकिन नाकाम रही। फिलहाल केंद्रीय नजारत जनपद न्यायालय मेरठ की ओर से सभी अधिवक्ताओं को नोटिस जारी किए गए हैं। दरअसल मेरठ कोर्ट में करीब 8000 अधिवक्ता प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आधे से ज्यादा वकीलों के पास ना तो खुद का चैम्बर है और ना ही कोई बैठने की व्यवस्था। अब बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां से एक ऐसा वीडियो सामने आया है कि जिसे कोई भी देखेगा तो उसकी सांसें जरूर रुक जाएंगी। जो जमीन थी उसके आसपास में जो बाउंड्री थी उसको तोड़वाया गया और उसके बाद में क्या कुछ किया गया, क्या था तुगलकी फरमान, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। उदयपुर के वीरपुरा गांव में दबंगों ने पंचायत कर ऐसा फरमान जारी किया जिसने रतनलाल प्रजापत नाम के इस शख्स की जिंदगी आफत में डाल दी। गांव में उसका हुक्का पानी बंद हो गया। हालात इस कदर बिगड़ गए कि इसे उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस की चौखट पर जाकर इंसाफ की गुहार लगानी पड़ी। पूरे गांव में ढोल, एक खेड़ा देवी का मंदिर है, वहाँ ढोल बजाकर इन्होंने मुझे गांव से बहिष्कार करने के लिए, रामदेव जी का मंदिर है वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। वहाँ इकट्ठा होने के बाद ये लिखा पढ़ी कर दी उन्होंने कि जो भी इस दुकान पे जाएगा उसको 5000 रुपये जरिमाना लगेगा और कोई मरण मौत वगैरह इसके या कोई काम करने के लिए भी जाएगा तो उसको 11000 रुपये का जुर्माना कर दिया जाएगा। अभी आपकी क्या स्थिति है? मेरी स्थिति साहब उसके बाद बहुत ज्यादा खराब है। सारा विवाद गांव के एक प्लॉट का है जिसे गांव के दबंग चारागाह की जमीन बता रहे हैं, जबकि रतनलाल का कहना है कि वो जमीन उदयपुर के दिनेश जी महात्मा नाम के शख्स की है। रतनलाल उस जमीन पर बाउंड्री वॉल बना रहा था, तभी गांव के कुछ दबंगों ने पहले उसका काम बंद करवाया, फिर अपने कुछ समर्थकों को जुटाकर पंचायत कर दी जिसमें गांव में उसका हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुना दिया गया और जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। रतनलाल का आरोप है कि उसके परिवार का बहिष्कार कर दिया गया।
उसकी दुकान से सामान खरीदना भी लोगों ने दबंगों के फरमान के कारण बंद कर दिया है। पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। अब खबरों में आपको गुजरात लेकर चलेंगे। गुजरात में कैसे एक चलती गाड़ी आग के गोले में तब्दील हो गई, उसका फुटेज सामने आया है। तो यहाँ गैंग का भंडाफोड़ किया गया है जिसने 180 करोड़ रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साई हॉक के तहत एक बड़े साइबर ठगी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो कई शेल कंपनियों और बैंक खातों के जरिए देश भर में ठगी की रकम को घुमा रहा था। इस मामले में 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी साइबर ठगी से हासिल रकम को ठिकाने लगाने के लिए 20 अलग अलग शेल कंपनियां चला रहे थे। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर मौजूद थीं और इनके बैंक खातों का इस्तेमाल ठगी की रकम रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए किया जा रहा था। एनसीआरपी पोर्टल की जांच में खुलासा हुआ कि इन शेल कंपनियों से जुड़े खातों के जरिए देश भर में 176 साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज हैं, जिनकी कुल रकम करीब 180 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एक अकाउंट का भी पता चला है जिसमें लगातार संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। ये अकाउंट ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर दर्ज था, कनॉट प्लेस के पते पर रजिस्टर्ड था। शुरुआती जांच में ये खाता अकाउंट निकला और एक मृत व्यक्ति के अकाउंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। आरोपी सुशील चावला और राजेश कुमार ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। आरोपियों के पास से 2 मोबाइल और एक लैपटॉप भी मिला है। दोनों आरोपियों के बंगाल कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। प्राथमिक जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी पवन रुइया नामक व्यक्ति के लिए काम कर रहे थे, जो पश्चिम बंगाल में इसी तरह के साइबर फ्रॉड मामलों में शामिल था। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको बताएंगे। आपको दिखाएंगे कैसे योगी सरकार के द्वारा माघ मेले को लेकर खास तैयारियां की गई हैं और कैसे एक